नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल, मेरे साथ हैं शशांक सिंह। और आज से देश में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ 200 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन भी चलेंगी। रेलवे के मुताबिक पहले ही दिन करीब 1,45,000 यात्री उम्मीद की जा रही है इन ट्रेनों से यात्रा करेंगे। रेलवे के मुताबिक इन स्पेशल ट्रेनों में 30 जून तक करीब 26 लाख टिकट बुक हो चुके हैं। और क्या क्या इससे जुड़े नियम कायदे आपको फॉलो करने होंगे, इसके लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं परिमल कुमार। परिमल, जब ये लॉकडाउन शुरू होने वाला था, जब कोरोना वायरस के मामले आने शुरू हुए थे भारत में, मैं मार्च की बात कर रहा हूं, तब एक बहुत शार्प डिक्लाइन देखा गया था। बहुत तेजी के साथ लोगों ने ट्रेन ट्रैवल बंद कर दिया था। अब 200 ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई हैं। अगर आपके पास कुछ आंकड़े हो तो वो जरूर बताएं, और साथ ही ये भी कि क्या कुछ एहतियात अब लोगों को बरतना होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं इसके लिए। देखिए, दरअसल इसमें कुछ चीजें बहुत अहम है। रेलवे ने कहा है कि ये जो 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो उन रूट पे चलाई जा रही है जहां पे डिमांड आम दिनों में बहुत ज्यादा होती है, तो उसका ध्यान रखा गया है ताकि लोग जहां से ट्रैवल ज्यादा करते हैं उन जगहों से ये ट्रेन जो है वो ऑपरेट होना शुरू होगी। दूसरी नंबर चीज ये कि जब पहली बार स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी एसी के तौर पे तो 7 दिन का एडवांस बुकिंग था, लेकिन इसमें जब इसकी शुरुआत हुई तो 30 दिन एडवांस बुकिंग किया गया। अब वो 120 दिन पे जा पहुंचा है। आप बैगेज वगैरह भी, पार्सल वगैरह भी इन ट्रेनों में जा सकती है, उसका रेलवे ने पहले से जानकारी दे दी है। वो तमाम उपाय पहले से भी जो ट्रेनों में हो रहे थे वो इसमें भी फॉलो किया जाएगा। जैसे आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, आपका हाथ सैनिटाइज जो है वो करना पड़ेगा, आपको एसिम्प्टोमेटिक होना पड़ेगा। ट्रेन दौड़ भाग कर नहीं पकड़ पाएंगे आपको समय से करीब 90 मिनट पहले रेलवे कहती है कि आपको पहुंचना पड़ेगा ताकि इन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना हो। एंट्री और एग्जिट जो रास्ता होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब आप उतरेंगे तो यात्री एक दरवाजे से चढ़ेंगे, दूसरे दरवाजे से उतरने का इंतजाम होगा। तो इन तमाम चीजों को फॉलो किया जाएगा। और यहां पर जो है आज से ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। कई जगहों पे ट्रेनें चल चुकी हैं। हालांकि यहां पे दिल्ली के आसपास से जो ट्रेनें गुजरेंगी उनकी संख्या करीब 35 के आसपास है। जो दिल्ली आएंगी, दिल्ली टर्मिनेट होंगी या दिल्ली के रास्ते से गुजरेंगी, चाहे वो हजरत निजामुद्दीन हो, चाहे पुरानी दिल्ली हो, चाहे नई दिल्ली हो। दूसरी एक अहम बात और इसमें कि जब स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई थी तो एंट्री सिर्फ पहाड़गंज की तरफ से दी गई थी। यहां पे दो जगह है, अगर आम दर्शकों को बताना चाहे, पहाड़गंज और अजमेरी गेट साइड। तो दोनों तरफ से एंट्री और एग्जिट का प्रावधान जो है, आज से जो नई ट्रेन की सेवा शुरू हो रही है मेल एक्सप्रेस की, उसमें यह प्रावधान होगा कि किसी भी गेट से आप एंट्री कर सकते हैं, किसी भी तरफ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, लोगों को पहले पहुंचना पड़ेगा थोड़ा सा। और एक उन लोगों के लिए थोड़ी सुखद खबर जो बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे इन ट्रेनों का। शुक्रिया परिमल, इस पूरी जानकारी और इस को विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए। आगे की खबर का रुख करते हैं। बिहार में भी आज से किसी निजी वाहन को किसी तरह की पास की जरूरत नहीं होगी। जो केंद्र की गाइडलाइंस आई हैं उसे बिहार फॉलो करेगा। साथ ही बसें, ऑटो, ई रिक्शा चल सकेंगे। और पूरे देश में जो 200 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं उसमें 22 बिहार से शुरू हो रही हैं। रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई की दुकानें, सामान, ये सब इसकी अनुमति 1 हफ्ते बाद दी जाएगी। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरफ आप चिंता जता रहे थे कि प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं, तो उसके साथ ही कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, टेस्ट कम है, और इधर रियायतें शायद राज्य के स्तर पर देखे जाएं तो काफी ज्यादा दी जा रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से राज्य सरकार के पास रियायतें देने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं पहले एक बात थोड़ी साफ कर दूं कि रेस्टोरेंट जो हैं और जो भी होटल हैं वहाँ से आप टेक अवे ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के खा नहीं सकते हैं। 8 जून से, जैसा कि देश के अन्य भागों में भी होगा, कि 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट ये सब खोले जाएं या ना खोले जाएं उस पर फैसला होगा। लेकिन हाँ, मिठाई के दुकान खुल जाएंगे, क्योंकि बिहार में जो बहुत सारे दूध के जो उत्पादक हैं उनकी ये चिंता थी कि 2 महीने से उनका पूरा कारोबार ठप हो गया है, तो ये उनको एक तरह से रियायत दी गई है। लेकिन जहाँ तक चिंता का विषय है वो अभी भी बरकरार है। अगर आप बिहार में हर दिन देखेंगे संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो टेस्टिंग के हिसाब से 10% है, जो देश में सर्वाधिक है। लेकिन बिहार देश के लिए चिंता का कारण एक और कारण से है कि बिहार में बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने के बावजूद
जो पूरी टेस्टिंग है वो 2500 से आगे नहीं बढ़ रही है। राज्य सरकार का कहना है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर ये 4000 हो जाएगी, लेकिन अगर आप पड़ोस के राज्यों को देखें, बंगाल में हर दिन 9200, यूपी में 10,000 हो रहा है, तो बिहार में अगर आप आबादी के अनुपात में और जिस प्रकार से प्रवासी आए हैं, करीब 30 लाख के करीब प्रवासी आए हैं, उसके रेशियो में अगर आप देखेंगे तो बिहार में जांच काफ़ी कम है और ये एक देश के लिए और बिहार के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। अंजलि जी मनीष, और इन्हीं नंबर्स को अगर हम देखें, कल 242 केस आए हैं, उससे पहले 260, तो ये एक आंकड़ा अब फिक्स हो गया है कि बिहार के इतने केसेस आ रहे हैं। रिकवरी रेट को समझते हुए मनीष, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि रिकवरी रेट तो अब देखें तो पूरे भारत में बढ़ रहा है जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी है उसके हिसाब से, और अब 44% के करीब बिहार का रिकवरी रेट है, लेकिन जो फोकस करना होगा वो ये करना होगा कि एक्टिव जो पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और बिहार में अब करीब 2000 से ज्यादा एक्टिव पेशेंट्स हैं, यानी कि अभी उनका इलाज होना है। और जैसा आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग तो हो नहीं रही है, तो नंबर्स कैसे सही आएंगे सामने? यही मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरे देश में एक तो रिकवरी का जो आंकड़ा है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए है, क्योंकि पहले आपने एक गाइडलाइन बनाया कि 2 बार अगर आपका निगेटिव आएगा तब आपको जो है डिस्चार्ज किया जाएगा या आपको रिकवर घोषित किया जाएगा, लेकिन अब आप एक ही जांच के आधार पर आप किसी को रिकवर घोषित कर देते हैं। दूसरा पक्ष यह है कि बिहार जैसे राज्य में जिसकी जनसंख्या 12 करोड़ से अधिक है, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग प्रवासी आए हैं और जिसका पूरा आंकड़ा, हर दिन का आंकड़ा यह कह रहा है कि बिहार में संक्रमितों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या 65 से 70% है। वैसे में अगर आप जांच नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये सही आंकड़ा लोगों के सामने नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार बहुत ज़्यादा इस बारे को लेके चिंतित नहीं है, क्योंकि हर दिन गाइडलाइंस बदला जाता है और ये सरकारों के एक तरह से सरकारों को कंफर्ट करने के लिए ये सारे गाइडलाइंस बदले जाते हैं। लेकिन जांच हो, जो मरीज हैं वो समाज के अंदर घूम रहे हैं, गांव के अंदर घूम रहे हैं, सोशल ट्रांसमिशन हो रहा है, इन सबों के बारे में स्टेट कहीं ना कहीं डिनायल मोड में रहती है। शशांक जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बिहार की स्थिति कुछ चिंताजनक जरूर है, लेकिन अब सरकार ने कुछ फैसले ले लिए हैं अपनी स्थिति को देखते हुए और वो रियायतें देने के लिए तैयार है। वहीं बात अब करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर गाजियाबाद के वैशाली इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दरअसल गाजियाबाद में बीते एक दिन में कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने आए हैं। वैशाली में आज से सैनिटाइजेशन और रैंडम सैंपलिंग का काम शुरू होगा। वैशाली को 4 सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। जो लोग वैशाली में रहते हैं उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और खास तौर पर दिल्ली आने जाने पर मनाही है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ हैं। रवीश, इसको एक बार विस्तार से समझाने की कोशिश कीजिए कि फिलहाल गाजियाबाद का खास तौर पर क्या हाल है, और जैसे कि नोएडा की तरफ से तो एक बुलेटिन जारी करके कह दिया गया कि 42% जो केसेस हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं। अब वैशाली इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। क्या फिलहाल वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं? कहां से केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर? जी देखिए शशांक, अभी तक जो भी गाजियाबाद में कोरोना के केसेस आए हैं उसमें 30 से ज्यादा जो कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं वो वैशाली से आए हैं। तो इसी के वजह से अब जिला प्रशासन ने वैशाली को सील करने का फैसला किया है और ये कहा है कि वैशाली में सेक्टर का जो सिस्टम है उसको लागू किया जाएगा। यानी वैशाली को 4 सेक्टरों में बांटा गया है और चारों सेक्टर में एक जो है वो मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। किसी भी शख्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, इस तरीके का एक आदेश दिया गया है। साथ में वहां पर जो दुकानें खुल रही थी उन दुकानों को भी बंद करने को कहा गया है। जितनी भी आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा और साथ में ये भी कहा गया है कि इस सेक्टर सिस्टम में रैंडम सैंपलिंग होगी और सैनिटाइज किया जाएगा इलाकों को। साथ में हर एक सेक्टर में पैरामेडिक्स के लोग रहेंगे ताकि लोगों को देखा जाए, उनको चेक किया जाए। इस आदेश में खास तौर पर शशांक इस बात का जिक्र किया गया है कि दिल्ली जो आने और जाने वाले लोग हैं उन पर खास निगाह रखी जाएगी, क्योंकि जिला प्रशासन
गाजियाबाद को ये लगता है कि दिल्ली की वजह से गाजियाबाद में संक्रमण तेजी के साथ में फैला है, तो इसी के चलते शुरुआत से ही जो लोग दिल्ली में काम करने के लिए आते या जाते हैं उन पर सख्ती बरतने की बात कही जाती रही है। हालांकि आज सुबह हमारी बात हो रही थी तो अभी इस तरीके की सख्ती जो है वो वैशाली में वर्तमान हालात में नहीं दिख रहे हैं। दुकानें खुली हुई हैं और अभी जो है जिस तरीके से कल रात को जिला प्रशासन ये कह रहा था कि मुनादी करवाई जाएगी, पुलिस फोर्स लगवाया जाएगा ताकि कोई बाहर ना निकले, तो अभी इस तरीके की बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो वैसे वैसे वैशाली में और सख्ती जो है वो हमें देखने को मिलेगी और ज्यादा। जी जरूर आपके पास हम ताज़ा हाल का अपडेट लेने के लिए आते रहेंगे। फिलहाल जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जानकारी जरूर जारी की गई थी, अभी वो सख्ती देखने को नहीं मिल रही है वैशाली में। 5 बड़ी खबरें हम वो आपको बताएंगे। आप हमारे एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर एक पोल का हिस्सा हो सकते हैं और हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं कि किस खबर को आप पूरे दिन विस्तार से देखना चाहेंगे एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस कड़ी में आज की पहली खबर है, आज से शुरू हुई 200 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। दूसरी खबर, शराब पान मसाले पर छूट क्यों, ऐसा पूछा है साक्षी महाराज ने। तीसरी खबर, आज कैबिनेट की बैठक है, बड़े फैसले की उम्मीद है, 11:30 बजे यह बैठक होगी। चौथी खबर, जासूसी से संबंधित पाक उच्चायोग के 2 कर्मचारी निकाले गए। और 5वीं और अंतिम खबर इस सूची में, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन। आप जा सकते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर और इन 5 खबरों पर पोल का हिस्सा बनकर हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं।